Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, with respect to all of these planets, Mercury have got zero moon, Venus have got zero moon, Earth have got one moon, Mars have got two moon, Deimos and Phobos. ठीक है, with respect to the Jupiter, Saturn, Uranus, they have got multiple moons. ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं है. With respect to another very important point is the inclination of the moon with respect to that of the earth. ठीक है, it is inclined by 5 degree with respect to the earth orbital plane. So in order to explain this, I had shown you this diagram. So basically, if you consider the orbital plane of the earth, okay, you consider any orbital plane of the earth. So you can consider that this is earth and this is the orbital plane, this red वाला. ठीक है, तो moon है, moon का orbital plane ये है. ठीक है, this blue वाला. So with respect to the earth and the moon, the orbital plane का जो differences है, it is of 5 degree. ठीक है, तो अर्थ एंड मून सेम प्लेन के ऊपर नहीं है. ठीक है, सो इस तरह से जो मून जो है इंक्लाइंड 5 डिग्री पे वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है. ठीक है, सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू सी द इक्लिप्स एवरी मंथ. ठीक है, तो अभी इमेजिन करो कि सन बीच में है. ठीक है, देन अर्थ है. ठीक है, देन यहाँ पे मून है. ठीक है, तो देखा जाए तो अर्थ से आप सन की तरफ देखोगे, मून विल बी देयर, मून विल ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, सोलर इक्लिप्स होगा. ठीक है, सोलर इक्लिप्स होगा. ऑन द अदर हैंड यू कंसिडर कि अर्थ है, सॉरी सन है, देन अर्थ है. ठीक है, एंड यहाँ पे मून है. मून जो है रिवॉल्व होके इस तरफ आ गया. So in this case what will happen is if you are on moon and if you are looking towards the sun, of course you will be obstructing the appearance, or if you are on the earth और sun से जो है earth moon की तरफ देख रहे हो, तो earth का जो shadow है वो moon के ऊपर होता है. So in this case this will be considered as a lunar eclipse. सोलर इक्लिप्स समझ में आया? सोलर इक्लिप्स में सोलर यानी कि सन विजिबल नहीं होता है. लूनर इक्लिप्स में लूना यानी कि मून विजिबल नहीं होता है. ठीक है, तो आइडियली डोंट यू थिंक कि इट शुड बी लाइक एन एवरी मंथ फिनोमेना कि हर महीने जो है मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व तो होता है. yes or no? And you all know it takes 27.3 days. तो आइडियली सब होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑर्बिटल प्लेन. ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन की वजह से. देन रोटेशन का टाइम कितना है? 27.3 डेज. रेवोल्यूशन का टाइम है 27.3 डेज. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दिस टाइम इज कॉल्ड एज द टाइडल लॉकिंग. ठीक है, टाइडल लॉकिंग. and it is because of this tidal locking that the other side of the moon is not visible. moon का हमेशा एक साइड ही दिखता है. ठीक है, with respect to the gravity is quite low. it is just 1.6 meter per second square, and this is too less. अर्थ के कंपैरिजन में जो है अर्थ का कितना है ग्रेविटी? अर्थ का ग्रेविटी है 9.8. ठीक है, और मून का है 1.6. तो अर्थ का ग्रेविटी मून के कंपैरिजन में कितना है? 6 times higher है. ठीक है, 6 times higher है. So that is the reason why the astronaut when they go on the moon, they feel very free. They start floating. Okay, so they also feel very lightweight because gravity कम है ना, and weight is equals to what? Weight का formula we know it. Weight is nothing but mass into gravity, right? Weight is equals to mass into gravity. So because of this what happens is gravity moon पे बहुत कम है. ग्रेविटी मून पे बहुत कम है, तो आपको अपने आप को बहुत लाइट वेट फील करोगे. ठीक है, for this reason a very specialized type of training is given to the astronaut. There are various satellites. In fact जितने भी स्पेस एजेंसीज है, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया,
यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गया, ठीक है, रॉसकोमॉस हो गया, रशिया का हो गया, चाइना, जापान, जितने भी स्पेस एजेंसीज है वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव सेंट देयर सैटेलाइट ऑन द मून। ठीक है, सब लोगों ने सैटेलाइट सेंड कर चुके हैं। इंडिया का दो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट, एक तो चंद्रयान। तो चंद्रयान क्या है कि ऑर्बिटल सैटेलाइट है, यानी कि वो मून पे लैंड नहीं हुआ है, ठीक है, मून के आजू बाजू में रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। चंद्रयान 2 इज अ लिटिल यू नो हायर स्टेप। चंद्रयान 2 जो है मून पे लैंड होने वाला प्रोजेक्ट था, मिशन था, बट अनफॉर्चुनेटली वो लैंड जो है बहुत हार्ड लैंडिंग था, हार्ड लैंडिंग में क्रैश हो गया, ठीक है। सो 2008 में ही उन्होंने चंद्रयान 2 के बारे में बात कर लिया था, 10 साल लग गया उनको चंद्रयान 2 को एग्जीक्यूट करने में, एंड अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो कर लेंगे। इसरो जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। द रीजन इज कि बाकी सभी स्पेस एजेंसी मल्टीपल टाइम फेल होने के बाद सक्सेसफुल हुआ है, और इसरो जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफी सारी चीजों को सक्सेसफुली अचीव कर चुका है, ठीक है। तो ये बात तो नासा भी अप्रिशिएट करते हैं कि एज कंपेयर टू दैट ऑफ नासा, इसरो इज फार सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ टैलेंट। द रीजन इज काफी सस्ते में जो है स्पेस प्रोग्राम्स कर देते हैं, ठीक है, बहुत सस्ते में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। फॉरेनर्स, जो फॉरेन कंट्री के जो सैटेलाइट्स है वो इंडिया में आते हैं, इसरो इसरो और उनको इसरो जो है उनको लॉन्च कर देता है, ठीक है। तो आजू बाजू में जो भी कंट्री जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके स्पेस एजेंसी है नहीं, ठीक है। गल्फ कंट्रीज, बहुत सारे गल्फ कंट्रीज, किसी के पास स्पेस एजेंसीज नहीं है, वो सब कहाँ आते हैं इंडिया में, और उसको क्या, उनका सैटेलाइट हम लॉन्च करके देते हैं तो उनसे हमें पैसा मिलता है, ठीक है। इट इज नॉट सरप्राइज टू हियर कि यूएसए का भी काफी सारा सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया है, यूएसए का सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है। तो एक जमाना था, ठीक है, एक जमाना था जहाँ पे इंडियन सैटेलाइट हम अमेरिका लेके जाते थे और उनको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारे लॉन्च कर दो, और ये अमेरिकन बहुत भाव खाते हैं, ठीक है, बहुत परेशान करते हैं। और आज ऐसा दिन आ गया है कि अमेरिकन सैटेलाइट हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों को इसरो से ये सीखना चाहिए कि आप अपना मेहनत करो, ठीक है, और अपनी डेस्टिनी को खुद बदलो, ठीक है, लोग बदलते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। विद रेस्पेक्ट टू द पेरिजी एंड एपोजी, पेरिजी क्या है बेसिकली, पेरिजी कुछ नहीं है, इट इज दी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ मून विद रेस्पेक्ट टू दी अर्थ। अभी अर्थ मान लो सेंटर में है एंड मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। सो दिस रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज नॉट सर्कुलर, इट इज इलेप्टिकल, ठीक है, इट इज इलेप्टिकल। तो अर्थ बीच में है, तो इलेप्टिकल इन द सेंस इस तरह से है वो, ठीक है। सो मून एट टाइम इज क्वाइट क्लोज, ठीक है, एंड मून एट टाइम इज लिटिल फार। सो ये जो सबसे नजदीक वाला जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं पेरिजी, ठीक है, पेरिजी। उसी तरह से इन सिमिलर मैनर में सन के कॉन्टेक्स्ट में बताया था पेरीहीलियन, ठीक है, कि मान लीजिए सन बीच में है, ठीक है, और हम लोग को पता है कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। सो अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल मैनर, तो कभी नजदीक कभी दूर। तो नजदीक वाले डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन, फार ऑफ डिस्टेंस को एपीहीलियन, पेरीहीलियन एपीहीलियन। उसी तरह से मून और अर्थ के रिलेशन में नजदीक का डिस्टेंस है पेरिजी, एंड जो दूर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एपोजी, ठीक है। तो पेरिजी ये डिस्टेंस कितना है, 3,62,600 किलोमीटर, ठीक है, एंड एपोजी का जो डिस्टेंस है 4,05,000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, 3.6 लाख, 3.6 लाख एंड 4 लाख किलोमीटर, 3.6 लाख एंड 4 लाख किलोमीटर डिस्टेंस। ये तो समझा ही दिया था, ठीक है। फर्दर विद रेस्पेक्ट टू दी
again it is relatively a similar thing. अभी अर्थ है ये, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड विद रेस्पेक्ट टू द अर्थ कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझ लीजिए. वी नो ना दैट द अर्थ का इन अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री. यस नो, अर्थ इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री. तो ये हो गया अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. एंड ये हो गया अर्थ का इलेक्ट्रिकल प्लेन, ठीक है, या फिर ऑर्बिटल प्लेन जिसमें अर्थ जो है रिवॉल्व, अर्थ जो है रिवॉल्व करता है. एंड ये 23.5 डिग्री है. तो ये बेसिकली क्या है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड विच इज ऑल्सो दी अर्थ का इक्वेटर, ठीक है, अर्थ का इक्वेटर. तो वो इक्वेटोरियल प्लेन हो गया. अब चलो मून के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं. सो मून भी जो है अर्थ के जैसे ही थोड़ा सा टिल्टेड है. तो मून टिल्ट का जो टिल्टिंग है, मून का टिल्टिंग है 6.16 डिग्री, 6.68 डिग्री, ठीक है. मून टिल्टेड है, ठीक है. और मून खुद में तो टिल्टेड है ही, और साथ में मून और अर्थ के बीच में ऑर्बिटल प्लेन का 5 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है. यानी कि मून टेढ़ा है, ठीक है, टेढ़ा है, और अर्थ के अराउंड और जो है बेंड होके रिवॉल्व करता है, ठीक है. तो ये मून का टिल्टिंग और ये ऑर्बिटल प्लेन का डिफरेंस, ठीक है. अब मून टिल्टेड है तो उस मून का भी एक ऑर्बिटल प्लेन होगा, वो भी थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है. सो ओवरऑल अर्थ और मून में लगभग काफी सिमिलैरिटी है. लेकिन ये इस पॉइंट को देखिए आप, ये वाला पॉइंट को नोटिस करो, ठीक है, कि अर्थ इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री, ठीक है, एंड मून इज टिल्टेड बाय 6.68 डिग्री, ठीक है. अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, एंड मून का जो है ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, अर्थ एंड मून का ऑर्बिटल प्लेन में 5 डिग्री का डिफरेंस है. तो ये दो फैक्टर, पहला फैक्टर टिल्टिंग ऑफ द अर्थ, दूसरा फैक्टर डिफरेंस इन द ऑर्बिटल प्लेन. तो इन दोनों फैक्टर की वजह से, ठीक है, हमको हर महीने इक्लिप्स नहीं मिलता है. आया समझ में? बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर एवरी मंथ वी डू नॉट गेट इक्लिप्स. चलिए, सो विद रिस्पेक्ट टू द लूनार कैलेंडर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है. आप लोग को पता होगा न्यू मून डे, फुल मून डे, न्यू मून डे, फुल मून डे. सो यू कंसिडर कि मून जो है इस पॉइंट पर समझिए कि ये है सन, सनलाइट यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अर्थ बीच में है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपका मून है, ठीक है. तो मून पे जब पूरी तरह से सनलाइट पड़ती है, अभी आपको लगेगा कि सर ये अर्थ तो बीच में आ गया, तो अर्थ जो है मून को ब्लॉक कर देना चाहिए, ठीक है. तो मून और अर्थ एक लाइन में है ही नहीं ना. फर्स्ट ऑफ ऑल मून और अर्थ एक लाइन में रहता तब तो जाके अर्थ के एग्जैक्टली पीछे मून आता और मून पे सनलाइट ब्लॉक हो जाता, दिखता ही नहीं, ठीक है. तो बट दैट इज नॉट द केस. इसका ऑर्बिटल प्लेन अलग है, अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन अलग है, ठीक है. सो इस केस में क्या होता है कि मून का जो ये वाला हिस्सा है, देखो मून इज अ स्फीयर, इट इज अ 360 डिग्री स्फीयर. सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट द एंटायर मून विल बी ग्लोइंग एट द सेम टाइम, ठीक है. Half of the moon which is facing the sun, and from the sun, from the earth, even we cannot see the entire face of the moon at a time. We can see only one face. No, it is a sphere, right? So the face that is facing the earth, okay, the face that is facing the earth, that starts glowing, okay, because of the sunlight that will start glowing, and we can see the entire one side of the face. So the entire one side of the face, when it is completely visible, so that phase of the moon is called as a full moon day, okay, full moon day. On the other hand, on the opposite side, when the moon comes to this point between earth and the sun, ठीक है, तो मून पे लाइट आएगा ही, एनीवेज लाइट आएगा, बट मून का जो ये पीछे वाला हिस्सा है जो विच वी कैन नॉट सी, मून का ये वाला हिस्सा है विच वी कैन सी, ठीक है. एंड द फेस दैट इज फेसिंग द अर्थ हैव गॉट नो सनलाइट, पीछे वाले हिस्से का, पीछे वाला हिस्सा हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है. तो इस केस में क्या होगा कि मून दिखेगा ही नहीं, ठीक है. तो इट विल बी कॉल्ड एज, so in that case it will be called as new moon day or no moon day, new moon day or no moon day. So Excuse Hindi me, sir. में yes, who is this? Yes, Miss Tanvi. Yes, sir, can you please explain this again about this new moon?
ठीक है, फुल मून, न्यू मून, न्यू मून, अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस फुल मून को बताता हूँ, फिर कंपेयर करके न्यू मून को बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फुल मून डे में देखो ये जो है मून का ये वाला हिस्सा हमें दिखता है और उससे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, पूरा ग्लो हो रहा है वो। तो ये मून का हिस्सा अगर हम लोग सामने से देखते हैं, ठीक है, ये तो साइडवेज है, ये सामने से देख रहे हैं तो पूरा तरह से ऐसा लगेगा कि पूरा सामने वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है, तो वी कॉल इट फुल मून डे। ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड जब मून, ठीक है, मून थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा या फिर एग्जैक्टली जो है पूरा एक हाफ रेवोल्यूशन हो जाता है, तो मून पे जितना सनलाइट पड़ना चाहिए उतना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मून का वो पीछे वाला हिस्सा हमें नहीं दिखता है, मून का ये सामने वाला हिस्सा हमें दिखेगा। सामने वाले हिस्से में सनलाइट नहीं आती है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ की तरफ से लाइट पड़ती मून के ऊपर, ठीक है, तो वो मून दिखने भी लगता, लेकिन पीछे वाले हिस्से में लाइट है, तो पीछे से अगर कोई मून को यहाँ पे आके अगर मून को कोई देख रहा है तो मून दिखेगा, लेकिन यहाँ से अगर कोई मून को दिख रहा है तो मून पे थोड़ा डार्कनेस लगेगा क्योंकि पीछे वाले हिस्से में डार्कनेस है, ठीक है। तो मून है एक्चुअली, ठीक है, मून गायब नहीं हो गया है, मून है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा जो हमें दिख रहा है उसमें सनलाइट नहीं पड़ रही है, इसीलिए उसको बोलेंगे नो मून डे या फिर न्यू मून डे, ठीक है। मिस तन्वी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, but sir, when we say from behind the light comes, मतलब कहाँ से आती है ये लाइट पीछे से, मतलब? ये सनलाइट, सनलाइट ही देगा ना लाइट उसको, द सोर्स ऑफ द लाइट फॉर द मून इज सनलाइट ओनली, Yes, ठीक है। yes, yes. अभी मैं अदर फ्रेजेस भी बता रहा हूँ ना, धीरे धीरे समझ में आएगा ये, ठीक है। चलिए अभी फुल मून डे से, फुल मून डे आई थिंक इन हिंदी दिस इज कॉल्ड एज पूनम, यस और नो, एंड न्यू मून डे इट इज कॉल्ड एज अमावस, ओके। तो चलो फुल मून डे से आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पूरा जो साइकिल है आपको धीरे 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 वो आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या है कि अगेन मून का जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, इसी को पूरी सनलाइट मिलेगी, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या पूरा मून दिखता है, ठीक है, एट ए टाइम? नो। सो बेसिकली हम लोगों को ये इतना हिस्सा दिखेगा और से हम लोग देख रहे हैं इतना हिस्सा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि दिस मच पार्ट इज बीइंग फेसिंग द अर्थ, तो कुछ ये वाला हिस्सा यहाँ पे यहाँ पे सनलाइट पड़ ही नहीं रही है, बराबर, जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो सनलाइट पड़ नहीं रही है, और ये वाला हिस्सा जो सनलाइट पड़ रही है लेकिन अर्थ की तरफ नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों को, ठीक है, ओवरऑल हम लोग को ये वाला हिस्सा ही देखने मिलेगा जहाँ पे सनलाइट भी है और अर्थ की तरफ फेस भी कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? चलो इसको मैं थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ फिर से एक बार। सो चलो, सो बेसिकली ये वाला हिस्सा, इतना वाला हिस्सा अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, यू कंसीडर दिस मच ऑफ पार्ट इज फेसिंग दी अर्थ, ठीक है, और उसमें से जो है मून पे सनलाइट इतनी पड़ रही है, ठीक है, एक्चुअली नीचे भी सनलाइट है लेकिन नीचे वाला हिस्सा तो हमें दिख ही नहीं रहा ना, पीछे का हिस्सा, तो पीछे का हिस्से पे सनलाइट है लेकिन दिख नहीं रहा, तो ओवरऑल हम लोग को मून ऐसा लगेगा कि इतना ही है भाई, ठीक है, इतना हिस्सा फेस तो कर रहा है अर्थ की तरफ लेकिन उतने हिस्से में सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो हम लोग को लगेगा कि यार मून थोड़ा कम है, फुल मून नहीं है, मून थोड़ा, तो देखा जाए तो आइडियली है इतना, मून इतना है, मून पूरा है, ठीक है पूरा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वहां पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, ठीक है, तो मून का छोटा पोर्शन हमें दिखेगा। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो अगेन इतना हिस्सा जो अर्थ की तरफ फेस कर रहा है उसमें से इतने वाले हिस्से में सनलाइट, वी कैन सी द सनलाइट, okay, and on the other hand the other half of the other one quarter, ठीक है, one quarter of the 25% of the moon which is receiving the sunlight is not facing that of the earth, so we will see sunlight only in this part, and the other part which is facing the earth is not showing any appearance of the moon, so that is the reason why, so you can consider over here that the moon is there, ठीक है, half of the moon is not having sunlight, half of the moon is having sunlight, so it appears that the moon is
half. Okay, further it goes like this way. So further what happens is that part of the moon which is facing towards the sun, okay, will be going behind that of the earth, and the one which is facing the earth is receiving less and less amount of sunlight. That is the reason why from full moon, okay, so it will start appearing smaller and smaller in appearance. Okay. Further again the sunlight, again the portion which is receiving the sunlight is facing the earth starts increasing. That is the reason why again the bigger and the bigger size of the moon will be appeared. Okay, I hope you got a little understanding of this. And this entire revolution takes how much days? It takes 27.3 days plus 27.3 days plus 2.2 days. So what basically is this 27.3 days and 2 plus 2? So you consider sun, okay, and you consider earth. Okay, earth is revolving around the sun. Okay, earth is revolving around the sun, and you consider that this is moon. You consider this is moon over here. Okay, this is moon. So moon is revolving around the earth. Okay, moon is revolving around the earth, and earth is revolving around the sun. So you consider that after a few days, of course, the earth will be here. Yes or no? Then after a few days, again the earth will be here. So earth will rotate as well as keep revolving. Then in that case, what will happen with respect to the moon? After completing its one revolution, okay, moon cannot stay at that place. No? So moon will of course come back to the original position with respect to the earth and do the revolution again. Again, it will come in the original place with respect to earth. Again, it will do the revolution again. Okay. But moon, this extra distance the moon has to travel. Are you getting this? The moon has to travel this extra distance. So it goes like this way. I hope you're getting this. Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे what happens is, कहाँ गया? Over here what happens is, ये जो one revolution है उसको कितना टाइम लगा? 27.3 days लग गया. ठीक है? So this took 27.3 days. इसको क्या बोलते हैं? Sidereal period या फिर टाइडल लॉकिंग, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था. और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस इसको जो ट्रैवल करना पड़ता है उसको लगता है 2.2 डेज. ठीक है, तो 27.3 डेज प्लस 2.2 डेज, ठीक है, तब जाके मून एक रेवोल्यूशन भी कंप्लीट करेगा एंड वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. तो ओवरऑल इसको कितना टाइम लग गया? 29.5 डेज. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया. 29.5 डेज. यस, ठीक है. तो 29.5 डेज को हम लोग मून का एक महीना कंसिडर करते हैं. ठीक है, 29.5 डेज मून का एक महीना हुआ. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई लूनार कैलेंडर, दो तरह के कैलेंडर है वर्ल्ड में, एक तो सोलर कैलेंडर, दूसरा लूनार कैलेंडर. ठीक है, तो अब इसके बारे में एक आध पॉइंट समझा देता हूँ लूनार और सोलर कैलेंडर के बारे में, सो दैट एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, हम लोग उसको अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू द सोलर कैलेंडर, सोलर या फिर इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं. ठीक है, तो 1 ईयर अगर हम लोग देखा जाए 1 ईयर तो कितना टाइम लगता है? 365 डेज. देखो ना, 365 डेज लगता है एंड 6 आवर्स, 365 डेज एंड 6 आवर्स एक टू बी प्रिसाइज. ठीक है, एंड 1 मंथ जो है कितना मिनिमम 28 डेज का होता है. 28 डेज, देन 29 डेज, 30 एंड 31. ठीक है, 28 से 31 डेज तक का होता है. फिर 1 डे, ठीक है, इफ यू लुक एट 1 डे कितना? 23 आवर्स एंड 56 मिनट. यस और नो? 23 आवर्स एंड 56 मिनट, 24 घंटा कंसिडर कर लो. ठीक है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट. अब लूनार,
ठीक है, लूनार के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। तो लूनार का वन ईयर, ठीक है, या फिर वन मंथ देखते हैं लूनार का। अभी देखा हम लोग ने 29.5 डेज लगा। लूनार का 1 मंथ कितना हो गया? 29.5 डेज, ठीक है। एंड लूनार का जो एक दिन होता है ना, वो 24 आवर्स एंड 56 मिनट लगता है, 24 घंटे और 56 मिनट। ये क्या सीन है भाई, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में उसको 29.5 डेज लगा और एक दिन के लिए 24 घंटा 56 मिनट लगा। ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे टाइम दीजिए, मैं समझाता हूँ इसको। तो 29.5 डेज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब 29.5 डेज को मल्टीप्लाई बाय 12 करो। एक महीना 29.5 डेज और उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो एक साल मिल जाएगा। प्लीज समवन प्लीज टेल मी, कितना कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा, कितना दिन हो गया ये? So 354 days. 354। Yes, sir. सो बेसिकली 354 डेज हो गया, ठीक है। 354 डेज, ओके। सो लूनार कैलेंडर में एक साल 354 डेज का होता है, ठीक है। एंड सोलर कैलेंडर में एक साल 365 डेज का होता है। सो बेसिकली 11 दिन कम हुआ ना लूनार कैलेंडर में, 11 डेज लेस। सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, सी वी फॉलो द लूनार कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर फॉलो लूनार कैलेंडर। So it is because of this reason that हमारा जो फेस्टिवल्स होता है वो किसी ईयर पे फिक्स्ड डेट पे नहीं होता है, वो आगे पीछे होते रहता है, क्योंकि इन इंडिया वी फॉलो लूनार कैलेंडर, ठीक है। आगे पीछे होते रहता है। तो बेसिकली आगे पीछे कैसे होगा? 11 दिन पीछे आएगा। चलो फर्स्ट ईयर, पहला साल, ठीक है, 11 दिन पीछे हो गया। तो इस साल मान लीजिए कितना तारीख को दिवाली है? 14 तारीख को So है कि 13. 13 को है, Yeah. ओके। तो अगले साल जो है सेकेंड ईयर में दिवाली और 11 दिन पीछे आ जाएगा, ठीक है। तीसरे साल में दिवाली और 11 दिन पीछे आ जाएगा। तो ऐसा देखा जाए तो 11 दिन पीछे आते आते नवंबर से अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर से सितंबर, सितंबर से अगस्त, ऐसे पीछे पीछे आते जाएगा ना। लेकिन हम लोगों ने कभी दिवाली को अगस्त सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया है क्या? नहीं। लगभग जो है नवंबर के महीने में ही रहा है दिवाली। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हर थर्ड ईयर में ये 11 कितना दिन हो गया? 33 डेज हो गया, ठीक है। तो हर तीसरे साल में, ठीक है, 33 डेज का एक एक्स्ट्रा मंथ होता है, यानी कि तीसरे साल में 13 महीने होते हैं, ठीक है, 13 मंथ होता है। तो दिस एडिशनल वन मंथ इज नोन बाय वेरियस नेम। दिस एडिशनल वन मंथ इज इन महाराष्ट्र इट इज नोन एज अधिक मास, ठीक है, अधिक मास। इन नॉर्थ इंडिया इट इज नोन एज मन मास। सर इस ईयर है ना वो अधिक मास जो भी है? आई एम नॉट श्योर कि कौन सी ईयर में अधिक मास है, बट नहीं सर ये इस ईयर में है, क्योंकि इस ईयर में सितंबर में कोई फेस्ट नहीं था इसके लिए। हाँ था ओके 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 ओके, मे बी यस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आप लोगों को? हाँ सर। ओके। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया मैंने क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, कैलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लूनार सोलर कैलेंडर थोड़ा सा समझ में आया। नाउ फर्दर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक कैलेंडर कैसा है? तो इस्लामिक कैलेंडर भी लूनार कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। बट वहाँ पे हिंदू लूनार कैलेंडर एंड इस्लामिक लूनार कैलेंडर में एक पॉइंट का डिफरेंस है। दोनों लूनार कैलेंडर है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हिंदू कैलेंडर में ये जो एक्स्ट्रा मंथ है, ठीक है, तो हर तीसरे साल में ये जो एक्स्ट्रा मंथ है, ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म है। whereas in the case of इस्लामिक कैलेंडर ये एक्स्ट्रा मंथ का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आया समझ में? ठीक है, एक्स्ट्रा मंथ का कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसीलिए उनका जो फेस्टिवल्स होता है वो 11 डेज पीछे आते जाता है और वो
कोई सिंक्रोनाइजेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं। जैसे कि पहले जो है ईद मान लीजिए दिसंबर में आता था, धीरे धीरे नवंबर में गया, धीरे धीरे अभी अभी मई में ये ईद आ गई है, तो फिर वो धीरे धीरे पीछे जाते रहेगा। ठीक है, तो उनमें ये जो है अधिक मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो दोनों लूनर कैलेंडर होने के बावजूद भी एक पॉइंट का डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? यस ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट। मैं आप लोगों से बीच बीच में पूछते रहता हूँ बिकॉज इट इज फॉर माय अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है, ठीक है, या फिर मैं खाली लैपटॉप को पढ़ा के निकल रहा हूँ। जी तो सर। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन को करते हैं। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। तो एक स्टूडेंट एक आंसर आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत ट्रिकी है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान भी है। आप जब भी एग्जाम के इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आदत आप हमेशा डाला रखिए। द रीजन इज कि यूपीएससी एक ऐसी बला है, ठीक है, जिसकी नब्ज अगर आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो ये एग्जाम एनी टाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं नहीं समझ में आता है, इसका पल नहीं समझ में आता, तो ये एक मुसीबत बन जाती है। ठीक है, चलिए फिर इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। असर्शन, द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू अर्थ। ये सही है, ठीक है, हम लोग को मून का दूसरा हिस्सा दिखता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? टाइडल लॉकिंग की वजह से। हम लोगों ने पढ़ा ना अभी कि जो है टाइडल लॉकिंग क्या है, 27.3 डेज में रोटेशन भी होता है, 27.3 डेज में रेवोल्यूशन भी होता है। सही है ये। रीजन क्या है? द मून रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 डेज। ये हो गया गड़बड़। देखो 23.5 हम लोग ने कहीं तो सुना है, तो 23.5 डेज क्या है? अर्थ का टिल्टिंग है ना, ये टिल्टिंग वाला डेटा है। ठीक है, और मून को जो है मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 27.3 डेज ना, 27.3 डेज। तो देखो कितने अच्छे से जो डे, देखो कितने अच्छे से इस गलत डेटा को जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाया है, बहुत स्मूथली बना दिया है। ठीक है, तो विच इज अबाउट द सेम टाइम दैट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। तो भाई ये तो भैया गलत हो गया। ठीक है, तो ए इज राइट एंड आर इज फॉल्स। समझ में आया? एक दो स्टूडेंट ने गलत आंसर भी दे दिया था, तो आई होप स्टूडेंट को समझ में आया होगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। ओके, चलिए लेट अस प्रोसीड अहेड। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसके अंदर थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, फिर भी कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने का। देखो थोड़ा नॉलेज थोड़ा लॉजिक, ठीक है, नॉलेज की कमी रहे लेकिन लॉजिक की कमी नहीं होनी चाहिए।
तो कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर दिया है। अरे काफी आसान क्वेश्चन था। आसान क्या, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा सा लॉजिक। अब ये नहीं समझ, कभी नहीं आप लोग सोचना कि मुझे थोड़ा वो नहीं आता है तो मैं ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना। The question says, first question, the Islamic calendar is 12 days shorter than that of the Gregorian calendar. ये 12 days है क्या भाई? ये तो 11 days है। ठीक है, 12 नहीं 11 days। ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, द इस्लामिक कैलेंडर बिगेन इन 632 AD। क्या पता नहीं। ठीक है, हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा। ठीक है, तो आई एम डाउटफुल। Another statement says the Gregorian calendar is a solar calendar. Gregorian calendar is a solar calendar. हाँ, ये पता है, Gregorian calendar is solar calendar। बस, तो एक पता है सही है, एक पता है कि गलत है, और एक पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ट्राई तो करते हैं ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट गलत था, तो ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं हो गया आंसर। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट था, जो मैं डाउटफुल था, वो गलत था। ठीक है, तो यहाँ पे 632 AD, ठीक है, यानी कि अभी से करीब करीब 1400 साल पहले, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट हुआ। तो एग्जैक्ट ईयर है 622 AD, नॉट 632। ठीक है, ये याद नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। 622 AD, नॉट 632 AD। तो आंसर इज बी ओवर हियर। वेरी सिंपल। कितने लोग का सही हुआ? ओके, तो अभी मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता रहा था कि 24 घंटा और मून का जो एक दिन है वो 24 घंटा और 56 डेज क्यों लगता है? यस, 24 घंटा 56 मिनट। ठीक है, अब कंसिडर करो अर्थ, ठीक है, और ये मून। ठीक है, तो मून का मान लीजिए ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, मून का ये वाला एक्सिस वो अर्थ को फेस करता है। ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ द मून इज फेसिंग द अर्थ एंड आफ्टर वन रेवोल्यूशन, okay, or you just consider that this part of the moon is facing the earth, and after one complete rotation of the earth, okay, one rotation of the earth, so earth was at this point, and after 24 hours, earth will do its one, earth will take its one complete rotation. ठीक है, earth will do one rotation, earth का rotation I'm talking about. So after its rotation, earth will again come back to the same point, yes or no? But in this 24 hours, moon would have rotated as well as revolved by some degree, yes or no? Moon would have rotated as well as revolved by some degree. So now moon का axis over here and earth का axis is over here. 24 hours में earth ने एक टाइम, ठीक है, 24 आवर्स में ही moon would also do some part of rotation plus revolution, yes or no? Rotation plus revolution. And now what will happen in that case? Is earth will have to, cover an additional 56 minute, ठीक है, और तो एडिशनल 56 मिनट का टाइम चाहिए होगा कि अर्थ का जो एक्सिस जो मून को एग्जैक्टली फेस कर रहा था, ठीक है, वो वापस से सिंक्रोनाइज हो जाए। ठीक है, तो ये एडिशनल 56 मिनट, ठीक है, तो अर्थ को 24 आवर्स तो एक रोटेशन में लग जाएंगे, फिर 56 मिनट और अर्थ रोटेट होगा, ठीक है, तब जाके मून को एग्जैक्टली फेस करेगा। तो वो जो है 24 आवर्स एंड 56 मिनट, उसको मून का वन डे का टाइमिंग दे दिया है कि भाई मून को 24 घंटे और 56 मिनट लगते हैं। आया ये पॉइंट समझ में आप सबको? यस सर। यस स्टूडेंट? यस सर। अरे भाई कोई रिस्पांस दो, आप लोगों को आया कि नहीं समझ में? यस सर, यस बोला। यस सर, सर बोला यस। 1 मिनट।
ओके, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है? No, sir. ओके, चलिए, फेयर इनफ, लेट अस प्रोसीड अहेड क्विकली। डायमंड रिंग इफेक्ट क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये एक्लिप्स में हम लोग ने देखा ही होगा, ठीक है। तो डायमंड रिंग, तो ना वर्ड को अगर ब्रेक डाउन करोगे, तो इफ यू ब्रेक डाउन दी वर्ड, तो डायमंड रिंग कैसे होता है, ठीक है, इट इज लाइक दिस रिंग, ठीक है, और यहाँ पे ये डायमंड लगा होता है, यस और नो, और इट ग्लो अप वेरी ब्राइटली, ठीक है, बहुत महंगा होता है डायमंड रिंग, और हम लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को गिफ्ट करना, बराबर कि नहीं? सही गोल्ड बात का है ही भाव, गोल्ड का ही भाव इतना है, ठीक है, तो भैया इन सब चीजों से दूर रहो जहां आपको रिंग गिफ्ट करने की जरूरत पड़े और आपकी जेब ढीली हो जाए, ठीक है। चलो, यूपीएससी के साथ साथ जो है एक ये दिन दुनिया की बात है। तो डायमंड रिंग, सो डायमंड रिंग इज लाइक दिस, ये सुनो। सो बेसिकली इस तरह का फिनोमेना नेचुरली भी होता है। ये कब होता है? इट हैपेंस ड्यूरिंग इक्लिप्स। अब इक्लिप्स दो टाइप का है, सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स, yes or no, solar eclipse and lunar eclipse. So you consider that sun is there, ठीक है, earth is there, ठीक है, sun earth and इसके बीच में जो है moon is there, ठीक है, moon है। तो यहाँ पे जब इक्लिप्स होने जा रहा है, ठीक है, मतलब ये मून यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, धीरे 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 जो है इस तरह से ट्रैवल कर रहा होगा, ठीक है। तो उस ट्रांजिशन पीरियड में कैसा रहेगा कि ये सन है और उसके सामने से जो मून गुजर रहा है। अब आप बोलोगे कि सर मून तो इतना छोटा सा है, इतने बड़े सन को कैसे कवर करता होगा? मून भले छोटा है लेकिन अर्थ से बहुत नजदीक है। अभी मान लीजिए कि आपका हाथ, राइट हैंड को इमेजिन करो, ठीक है, आप अपने राइट हैंड को अपने से दूर रखते हो, ठीक है, दूर से देखिए अपने राइट हैंड को, हाँ, पाम को देखो, पाम, ठीक है, उंगलियों को देखो दूर रख के, ठीक है। तो आजू बाजू में सब कुछ चीजें दिखेगी आपको, ये सुनो। अब वो हाथ को धीरे धीरे अपने आंखों के नजदीक लेके आओ, ठीक है। तो आजू बाजू की चीजें नहीं दिखेगी आपको, आपका सिर्फ हाथ दिखेगा, फिंगर्स, पाम दिखेंगे। और नजदीक लेके आ जाओ, तो आजू बाजू कुछ भी नहीं दिखता आपको, सिर्फ आपका हाथ ही दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हाथ भले ही आपका जो हैंड है भले छोटा है, लेकिन वो नजदीक अगर लाने से आजू बाजू की चीजें नहीं दिखती है। वही सिमिलर चीज हो जाती है मून की, कि हम लोग जो है मून अर्थ से इतना नजदीक है कि अर्थ से कोई सन की तरफ देख रहा है, तो मून जो है सन का व्यू ब्लॉक कर देता है। और व्यू ब्लॉक करेगा परमानेंटली नहीं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मून रिवॉल्व होते जाता है, वो स्टेशनरी तो है नहीं, वो रिवॉल्व होते जाएगा। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मून जो है और सन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, लेकिन एक ऐसा रीजन जो है वो उसको ब्लॉक नहीं कर पाता है, ठीक है। वहां से एकदम सनलाइट, बहुत ब्राइट सनलाइट जो है वहां से दिखने लग गया। ये कौन सा हिस्सा है? बेसिकली क्या है कि मून जो है ना एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, ठीक है। मून का ये वाला जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा इस तरह से कटा हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप मान लो कि गैप है थोड़ा सा, ठीक है। और वहां से क्या होगा कि सनलाइट जो है ब्राइटली अपीयर करेगा, ठीक है, बहुत ब्राइट अपीयर करेगा। तो मून का ये छोटे से गैप वाले हिस्से में, डिप्रेशन वाले हिस्से में से अच्छी खासी सनलाइट दिखने लगती है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट अपीयर्स लाइक अ डायमंड रिंग। आई होप यू गॉट दिस। यस, किसी को कोई डाउट इसमें? Yes, sir. No. नो सर। ओके, सी आई एम ग्लैड टू टीच इन दिस बैच, क्योंकि मैं अदर बैचेस में भी सिखाता हूँ, ठीक है। वहाँ पे नालायक बच्चे, एकदम नालायक, व्हाट डू मीन नालायक, ठीक है, किसी लायक नहीं। बिकॉज आई कीप क्वेश्चनिंग देम कि भाई कुछ समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है, ठीक है। वो उनके मुंह पे ताला लगा रहता है, ठीक है। वो यूट्यूब पे जैसे वीडियो होता है, यूट्यूब पे इंटरैक्ट नहीं करते हो ना आप, खाली हाँ। देखते रहते हो, सामने वाला भंकस कर रहा है, आप एंटरटेन कर रहे हो उस भंकस की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ओवर हियर
स्टूडेंट वही समझ लेते हैं कि भाई सामने वाला है, जो बंकस करना है करने दो, ठीक है, इंटरैक्ट करेंगे ही नहीं। यहाँ पे टीचिंग है कर लिए ना, यहाँ पे टीचर पूछेगा ही सवाल, आपको डाउट है आपको भी पूछना ही चाहिए, इंटरैक्टिव होना ही चाहिए, ठीक है, वरना मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूं उनको एक बराबर ही लगेगा। खैर, सो आई एम हैप्पी आप लोग इंटरैक्ट करते हो, सवाल पूछते हो, रिस्पॉन्ड भी करते हो मेरे पूछने थैंक पे। यू सर, आप चलो भी अच्छा चलो, सिखाते हैं ना। अरे माय प्लेजर, ठीक है। मेरा कोशिश, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि और ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन हो जाती है, ठीक है, बट हाँ सर। अभी ये मजबूरी है, तो इस चीज़ का भी ठीक से फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब पोल स्टार क्या होता है? आप लोग ने ये वाला स्टार देखा होगा ना आसमान पे, देखो ऐसा पतंग जैसा, याद होगा, आप लोग देखे होंगे इस तरह से, जो सेवन सेवन स्टार का एक कॉन्स्टिलेशन है, सेवन स्टार का कॉन्स्टिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 पतंग के जैसा दिखता है, तो इसको बोलते हैं हम, दिस सेवन स्टार कॉन्स्टिलेशन इज कॉल्ड एज सप्तऋषि। सप्त सप्तऋषि हम लोग इंडियंस जो है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी काफी काफी एक्सपीरियंस है। इंडिया में एस्ट्रोनॉमी बहुत जमाने से चलता आ रहा, तो सर्टेन डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज जैसे एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, देन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, देन मेडिसिन, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये इंडिया में बहुत जमाने से है, ठीक है, कई हजार साल पुराना ये हमारा स्टडीज है। तो जहाँ पे लोग पुराने पहले के ज़माने में, ठीक है, लोगों को अपना दांत ब्रश करने नहीं आता था, ठीक है, हम लोग स्टार्स के बारे में स्टडी करते थे। तो हम लोग सुपीरियर है कि नहीं पूरे वर्ल्ड में, यस और नो? क्योंकि ये सब बेसिस हम लोगों को हमारे एंसेस्टर्स में दी है, ठीक है। मैं जब लोगों को, ठीक है, बाटर सिस्टम ढंग से नहीं आता था, वहाँ पे हम लोग जो है डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। तो बेसिकली बीइंग एन इंडियन वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। एंड अब इंडिया को किसी के साथ कंपेयर मत करना, बाकी दूसरे कंट्री को इंडिया के साथ कंपेयर करो, क्योंकि हम इंडियन होके अगर इंडिया की ही अप्रिसिएशन नहीं करेंगे, ठीक है, तो कौन करेगा? कोई कोई अमेरिकन थोड़ी ना आके इंडिया को अप्रिशिएट करके जाएगा, हमें खुद ही करना होगा। और हर सिस्टम में कुछ ना कुछ अच्छी और खराब चीजें हैं, ठीक है, कोई भी कंट्री आइडियल नहीं है। अमेरिका में भी जो है काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, तो कोई भी कंट्री आइडियल कंट्री नहीं है। उसी तरह से इंडिया में भी काफी प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल, ठीक है, 100 में से 99 बेईमान, लेकिन मेरा भारत महान, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये पोल स्टार बताना चाहता था। तो ये बेसिकली क्या है, ये जो पतंग है, सबसे ऋषि का जो सबसे लास्ट वाला जो स्टार है, ठीक है, लास्ट वाला जो स्टार है उसको पोल स्टार बोलते हैं। पोल, अब पोल स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है, ठीक है, नॉर्थ पोल जो है हमारे अर्थ का, ठीक है, नॉर्थ पोल एग्जैक्टली उसी के ऊपर ये जो स्टार है, इसीलिए इसको पोल स्टार बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है भाई? किस चीज में फायदा होता है? ये नेविगेशन में फायदा होता है, ठीक है, नेविगेशन। पहले जमाने में, ठीक है, वो कंपस, आज जो है, आज तो जीपीएस है, ठीक है, और अभी थोड़े दिनों में जो है नाविक आने वाला है, पता है ना, नाविक, ठीक है, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टिलेशन। तो इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस होगा वो, ठीक है, इंडिया का खुद का जीपीएस सिस्टम। तो पहले जमाने में जीपीएस वगैरह था नहीं, तो लोग नेविगेट कैसे करते थे? तो लोग जो है पोल स्टार को देख के नेविगेट करते थे, ठीक है। सो पोल स्टार कहाँ पे है? एग्जैक्टली नॉर्थ पोल के ऊपर है। तो पोल स्टार आपको लोकेट हो गया, तो वो इंडिकेट करता है कि वो वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ठीक है। अब इतना मालूम है कि भाई ये पोल स्टार है, तो ये बाजू में नॉर्थ ही होगा। जब वो बाजू में नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के राइट हैंड साइड में ईस्ट ही होगा, नॉर्थ के जो लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होगा, और नॉर्थ के जो पीछे साइड में वो साउथ होगा। तो सिर्फ स्टार लोकेट कर लो, आपको सारे डायरेक्शन पता चल जाए, ठीक है। और पहले जमाने में गली गली तो था नहीं कि भाई आगे गली से लेफ्ट ले लो, फिर राइट मार लो, ठीक है, फिर यू टर्न मारो, सीधा सीधा होता था। ईस्ट की तरफ जा रहा है, कोई बोलेगा तुम्हारा घर किस तरफ है, तो बोलेगा कि भाई
मेरा घर पश्चिम की तरफ है, कोई बोलेगा भाई मेरा घर पूरब की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, इस तरह से होते थे डायरेक्शन। ठीक है, तो सिंपल होता था, तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए काफी आसानी था पहले। ठीक है, तो अब मान लो कि जो है अंधेरी रात है, ठीक है, आप जो है कहीं भटक गए। सर कौन सी रात है? अंधेरी रात है बाबा, अंधेरी अच्छा रात। अच्छा ठीक है, अच्छा। जो है कुछ उजाला नहीं दिख रहा है और आप भटक गए, रास्ता भटक गए, आपको घर जाना है, लेकिन इतना मालूम है कि भाई आपका घर जो है बोरीवली ईस्ट में है। ठीक है, समवेयर बोरीवली ईस्ट में। ठीक है, तो आपको क्या करने का, आपको, अब ये आपके पास ना मोबाइल भी नहीं है, ठीक है, एकदम सुनसान। तो अगर आपको पहुंचने का, ईस्ट पहुंचने का, तो क्या आप जो सप्तऋषि को देखिए, सप्तऋषि में पोल स्टार ढूंढने की कोशिश कीजिए, उस वो दिख गया, आपको समझ में आया कि भाई जो आप आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू नॉर्थ पोल है, इन फ्रंट ऑफ यू नॉर्थ पोल है, तो आपके राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा ना और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट होगा। तो क्या करने का, राइट टर्न मारने का, ठीक है, और सीधा सीधा चलते जाने का, यानी कि अब ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नॉर्थ पोल होगा ना, क्या सुनो, ईस्ट की तरफ फेस किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ पोल, राइट हैंड साइड पे साउथ पोल हो गया। मान लीजिए आपका घर वेस्ट में रहता, तो वेस्ट को, नॉर्थ पोल को लोकेट किया, फिर लेफ्ट टर्न मारा और वेस्ट की तरफ चलते गया, वेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि आपके राइट हैंड साइड में, दाहिने हाथ में क्या है, आपका नॉर्थ है या फिर नॉर्थ पोल है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगला ही क्वेश्चन है वो। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। चलो, तो कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, वेरी गुड। ठीक है, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए, जो जितने भी बच्चे हैं ना सबको अटेम्प्ट करना डी चाहिए। से, डी ने तो सी में से सर डी लग रहा है। अरे आंसर तो एक ही होगा। ठीक है, जब भी हाँ डाउटफुल आ रहा है तो जो एलिमिनेट कर चुके हो उसको ध्यान ही मत दो, और जो डाउटफुल वाला जो ऑप्शन है उसको बार बार क्वेश्चन से को रिलेट करने की कोशिश करो, क्लिक होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में दो ऑप्शन नहीं कर सकते ना। यस तो जो डाउटफुल नहीं रहता उसको उड़ा देने का पहले। ठीक है, जो डाउटफुल है उसमें वापस से रिपीट करके देखने का। एग्जाम में इस बार का एग्जाम, अच्छा 2020 का एग्जाम किसी ने दिया क्या? यस पायस या फिर अदर स्टूडेंट, किसी ने? रूपल? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इस साल का एग्जाम में इतना सारा क्वेश्चन था जिसमें बच्चे दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला कि सर दो ऑप्शन बहुत इजीली एलिमिनेट हो गया, लेकिन दो ऑप्शन में से एग्जैक्टली 50-50 चांसेस लग रहे थे। ठीक है, और इस तरह से 20-25 क्वेश्चन थे जिसमें दो दो ऑप्शन में, और मैंने सोचा कि चलो एक स्टूडेंट का ऐसा होगा उसने प्रिपेयर नहीं किया होगा, लेकिन दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 12-13 स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर हमारा जो है 20-25 क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन में अटक गया। तो यहाँ पे क्या है कि दो ऑप्शन एलिमिनेट किए, दो ऑप्शन में अटके, इसका मतलब यह है कि 50% आप राइट हो। ठीक है, आपका नॉलेज है, ठीक है, वरना आप एकदम ही उल्टा ही आंसर करके आ जाते हैं ना। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं। A person stood alone in the desert on a dark night and wanted to reach his village, ठीक है, which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing। ठीक है, तो उसको ईस्ट में उसका घर है, लेकिन उसको सबसे पहले ये पता ही नहीं है कि ईस्ट कहाँ पे है, क्योंकि अंधेरी रात है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। he had no instrument to find the direction but he located the pole star। ठीक है, अब उसको सिर्फ इतना मालूम है उसका घर ईस्ट में है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि भाई अंधेरे में ईस्ट है किधर।
So the most convenient way now to reach his village is to walk in. ठीक है, अब पोल स्टार उसने लोकेट कर लिया, पोल स्टार लोकेट किया, ठीक है, तो पोल स्टार नॉर्थ में है, यस और नो? पोल स्टार तो वो क्या है कि वो सामने जो खड़ा है और सामने उसके पोल स्टार है। अब उसको मालूम है इसका घर राइट ईस्ट में है, ईस्ट मतलब किधर राइट में है, तो क्या करेगा वो राइट टर्न मारेगा, ठीक है, और इस तरफ चलने लगेगा, यानी कि अब राइट टर्न मारा तो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने लेफ्ट हैंड पे स्टार को रखा है और सीधा 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 चलता जा रहा है। हो गया सिंपल, ठीक है। तो ऑप्शन इज डायरेक्शन फेसिंग द पोल स्टार। अब पोल स्टार को फेस करेगा तो वो तो नॉर्थ में चला जाएगा, गलत। डायरेक्शन अपोजिट टू द पोल स्टार, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो साउथ में चला जाएगा, सी है। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू द लेफ्ट, यस, ये सुनो, पोल स्टार को लेफ्ट में रखेगा, ठीक है, तो सीधा ईस्ट की तरफ जाएगा। डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू द राइट, पोल स्टार टू द राइट मतलब इधर सामने की तरफ जा रहा है, तभी तो जाके उसके राइट हैंड साइड पे पोल स्टार होगा ना, तो वो वेस्ट में चला जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन। चलो यहाँ पे आंसर भी आना चालू हो गया है बहुत फास्ट। ठीक है, तो एवरीवन सेज डी, बट एक स्टूडेंट ने कहा है ए इज द आंसर। ओके ओके, यस, ए ही आंसर है। अरे आंसर देख के मत बोलो। तो यहाँ पे अब इसको तो पहले समझाता हूँ फटाफट आंसर। तो ये थोड़ा ट्रैप था, ट्रैप वाला क्वेश्चन था। द क्वेश्चन इज इफ द स्टार आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन, परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय एन ऑब्जर्वर ही इज लोकेटेड ऑन। तो कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आई, वो था कि भाई ये क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और ये होराइजन क्या है। तो इसको ही समझा देता हूँ, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। तो होराइजन वो पॉइंट होता है जिसके बियॉन्ड आप कुछ को देख नहीं पाओगे, ठीक है। अभी जैसे कि समुद्र किनारे गए होंगे, ठीक है, तो ये कोस्ट बीच एरिया, ठीक है, ये मान लो बीच वाला एरिया है, कोस्ट, ठीक है। और ये लास्ट ऐसा लाइन दिखता है ना एंड में जाके कि हाँ उसके आगे आपको समुद्र दिख ही नहीं रहा है। देखो ना ऐसा लास्ट में लाइन दिखता है ना कि एंड में जो है यहाँ पे समुद्र यहाँ तक है, लेकिन वाकई में यहाँ तक कि समुद्र है क्या? नहीं, समुद्र तो और आगे तक, लेकिन आपको लास्ट ये लाइन तक दिख रहा है। तो ये जो लाइन हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं होराइजन। तो होराइजन वो चीज है जहाँ इसके आगे आप होता है लेकिन आप देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपका विजिबिलिटी क्या है? आप तो सीधा सीधा देखते हो ना, ह्यूमन बीइंग एकदम सीधा सीधा देखते हैं। तो सीधा सीधा देखोगे तो मैक्सिमम आपको इस पॉइंट तक दिखेगा, आपकी नजरें बेंड थोड़ी ना होती है, ठीक है। तो उसके आगे भी अर्थ होता है लेकिन ये सब आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो ये आपके नजरिए में ये होराइजन हो गया। आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से इस तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम सीधा सीधा दिखेगा, उसके आगे जो बेंडिंग है वो दिखेगा नहीं आपको। चीजें समझ में आ रही है? तो होराइजन क्या है ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इफ द स्टार आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर ये होता है जब 90 डिग्री बनाता है दो लाइन, ठीक है, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि स्टार इज सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन। तो अब इमेजिन करो दो तीन पॉइंट्स लेते, इक्वेटर लेते, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, चारों ऑप्शन को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेटर पे खड़ा है वो, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे खड़ा है,
ठीक है, इक्वेटर पे खड़ा है और उसको ऐसा लग रहा है कि स्टार जो है परपेंडिकुलर राइज हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द होराइजन, ठीक है। तो उस ये होराइजन ये हो गया, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला चीज, ठीक है, ये होराइजन हो गया और स्टार इज सीम्स टू राइजिंग परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में अगर वो इक्वेटर पे खड़ा है, ठीक है, तो स्टार यहाँ से जो है उसको देखेगा कि भाई होराइजन के परपेंडिकुलर में है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट है। लेकिन देख लेते हैं कि बाकी का ऑप्शन में क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लीजिए वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है ना, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में होराइजन कैसे होगा, होराइजन ऐसा हो जाएगा, बराबर। और स्टार जो है, स्टार परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, ये मोर देन 90 डिग्री रहेगा। आया समझ में, मोर देन 90 डिग्री हो गया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। साउथ पोल पे है, ठीक है, मान लीजिए साउथ पोल पे है, ठीक है। तो साउथ पोल पे ये हो गया। तो जो जिस पॉइंट पे खड़ा है ना वहां से आप लाइन बना दो, सीधा सीधा वहां से एक लाइन बना दो, यहाँ पे खड़ा है और स्टार भी जो है इस तरह से है। तो स्टार और इस लाइन के बीच में ये तो पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर थोड़ी ना हुआ, है कि नहीं, पैरेलल हो गया। उसी तरह से अब बोलता है चौथा ऑप्शन है कि नॉर्थ पोल पे, तो नॉर्थ पोल पे, ठीक है, ये हो गया एंड स्टार ये हो गया। तो अगेन क्या हो गया, ये भी पैरेलल हो गया, ये सुनो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। चारों ऑप्शन समझ में आया स्टूडेंट आप लोगों को कि इक्वेटर पे खड़ा है तो इक्वेटर पे ये लाइन ऐसा हो गया और स्टार इस लाइन पे ऐसा हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से लाइन ड्रॉ कर दो तो मोर देन 90 डिग्री हो गया। साउथ पोल पे हो या नॉर्थ पोल पे हो तो वो तो पैरेलल ही हो गया। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए इज द आंसर। अब ये लास्ट टॉपिक है आपके सोलर सिस्टम का, इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। काफी एग्जॉस्टिव रहा। अब ये सब थोड़ा एग्जॉस्टिव इसीलिए है क्योंकि ये जो सोलर सिस्टम का चैप्टर है यहाँ ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ज्योग्राफी में इस्तेमाल तो पढ़ ही रहे हम लोग, साथ में साइंस एंड टेक का जो एक चैप्टर है सोलर सिस्टम का, ठीक है, वहाँ पे ये पूरा रिपीट जैसा हो जाएगा। तो वहाँ पे ये सब समझने में ना, ये सब कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि साइंस एंड टेक में आप लोगों को इस चीज़ को रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई इक्लिप्स क्या चीज़ होता है, ये टाइडल लॉकिंग क्या होता है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द मून हमेशा क्यों दिखता है, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ऑर्बिट क्या किस बला को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टेंशन नहीं आएगा आपको। साइंस एंड टेक में क्या किस चीज़ पे ध्यान जाएगा आपको, साइंस एंड टेक में सोलार स्पेस टेक्नोलॉजी नाम का चैप्टर है, उसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपका तो पढ़ के हो चुका होगा। तो वहाँ पे आप किस चीज़ पे ध्यान दोगे, आप सैटेलाइट के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जो मैन मेड सैटेलाइट है ना, जो इंडिया भेजती है और या फिर डिफरेंट स्पेस एजेंसीज भेजती है, तो वो वाले सैटेलाइट पे आप अच्छे से ध्यान दे दोगे जो भी करंट अफेयर में आया हुआ है। और गारंटीड आता है हर साल कम से कम 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन स्पेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड आता ही है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सीधा आपके पॉकेट में, वो छूटेगा ही नहीं आपसे, ठीक है। तो चलिए लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो सन क्या है, एक स्टार है। तो याद है हम लोगों ने कुछ नेबुला के बारे में बोला था, याद है सबसे पहले वाले लेक्चर में नेबुला के हाँ बारे सर। में। तो नेबुला क्या है कुछ स्टूडेंट को ध्यान में नहीं है, तो मैं एक बार वो वाला स्लाइड पे दिखा के वापस इस स्लाइड पे आता हूँ। ठीक है, तो इस याद है सबसे पहला वाला यही था ना हमारा, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थियरी, ये सब समझाया था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे नेबुला, डायरेक्टली इस पॉइंट पे आते हैं नेबुला। तो नेबुला क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन का क्लाउड है, हाइड्रोजन गैस का क्लाउड है, ठीक है। सो नेबुला थियरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इन द नेबुला थियरी व्हाट डू वी स्टडी इज कि नेबुला में इन द केस ऑफ द नेबुला होता क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस के क्लाउड है, तो 2 हाइड्रोजन एलिमेंट फ्यूज होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हीलियम इज बीइंग फॉर्म्ड एंड इन दिस फ्यूजन, दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन।
and in this process the byproduct is huge amount of energy. Okay, huge amount of energy is being released and which energizes the entire solar system. ठीक है, तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट स्टार है जिसकी वजह से सोलर सिस्टम सर्वाइव एग्जिस्ट करता है, दैट इज द सन. ठीक है, एंड इस थियरी को जो है नेबुला थियरी बोलते हैं. तो नेबुला थियरी बेसिकली क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार. ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार. तो नेबुला बेसिकली क्या है? ये हाइड्रोजन गैस का एक क्लाउड है. बस इतना बताना था. ठीक है, तो ये स्टार जो है यहाँ से बर्थ होता है. तो नेचर में जो कुछ भी है, लिविंग नॉन लिविंग, ठीक है, सन तो नॉन लिविंग है, तो या फिर स्टार एक नॉन लिविंग है, तो इट इज बॉर्न एंड इट डाई ऑल्सो. सो इट हैज अ प्रॉपर लाइफ साइकिल. जैसे ह्यूमन बींग पैदा होता है मर जाते हैं, उसी तरह से स्टार भी पैदा होते हैं और मर जाते हैं. ठीक है, तो स्टार पैदा कैसे होता है? ये नेबुला यहाँ से पैदा होता है. ठीक है, ये ढेर सारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करके, ठीक है, फिर वो इंटरमीडिएट स्टेजेस वगैरह में पहुंचते हैं एंड आफ्टर दैट जब वो मर जाते हैं तब उनका क्या हाल होता है? तो लेट अस सी. Okay, so out here nebula, star forming nebula. तो यहाँ से प्रोटोस्टार बेसिकली द इनिशियल स्टेज ऑफ द स्टार. ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ द स्टार बनता है. ये एक्चुअल में स्टार नहीं बोल सकते उसको. स्टार दो टाइप का होता है. ठीक है, एक स्टार जिसका लो मास होता है एंड अनदर स्टार विच हैव गॉट हाई मास. ठीक है, यानी कि एक छोटा स्टार बनता है, बड़ा स्टार बनता है. सन इज बेसिकली अ स्मॉल स्टार. ठीक है, तो हमारा जो सन जो है एक स्मॉल स्टार है. उसी तरह से एक बहुत बड़ा स्टार है रिगल. ठीक है, जो सोलर सिस्टम में नहीं है, सोलर सिस्टम के बाहर है. तो हमारे सोलर सिस्टम में एक ही स्टार है, दैट इज द सन. तो बेसिकली अ स्टार विथ लो मास, ठीक है, एंड अनदर स्टार विद हाई मास. एग्जांपल इज सन एंड द रिगल रिस्पेक्टिवली. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब ये मरेगा कैसे? देखिए, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट फ्यूज होते हैं और उससे हीलियम एलिमेंट बनता है. ठीक है, हीलियम एंड हीलियम एलिमेंट फिर जैसे बाइक में पेट्रोल होता है, गाड़ी में पेट्रोल होती है. ठीक है, और जिस दिन पेट्रोल जब खत्म हो जाती है तो गाड़ी आगे चल नहीं पाएगी. तो पेट्रोल क्या है? फ्यूल है. सिमिलरली हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज अ फ्यूल फॉर सन. किसी न इनफाइनाइट तो है नहीं. ठीक है, बहुत ज्यादा है लेकिन फाइनाइट है. ठीक है, लिमिटेड है. ये एक ना एक दिन तो खत्म होगा. ठीक है, तब क्या होगा? इन दैट केस ये आगे का रिएक्शन चालू होगा. ढेर सारा जो है हीलियम एलिमेंट बन चुका होगा तब तक. ऑलमोस्ट सब सारे के सारे हाइड्रोजन एलिमेंट हीलियम बन चुके होंगे. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि हीलियम का फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा. हीलियम का फ्यूजन. ठीक है, helium fusion will start and it will lead to formation of the carbon. ठीक है, तो ढेर सारा कार्बन एलिमेंट हो जाएगा. ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि हीलियम खत्म हो जाएगा, फिर कार्बन का फ्यूजन चलेगा. अब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि बहुत स्टेबल एलिमेंट बन जाएगी. ठीक है, लेटर से एक्स. ठीक है, एकदम स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा, बहुत सारे एक्स वाले एलिमेंट बन जाएंगे और ये वाला एलिमेंट जो है फ्यूज ही नहीं करेगा. ठीक है, इट वॉन्ट फ्यूज ओनली. ठीक है, और उस समय पे क्या होगा कि कोई न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, कोई एनर्जी नहीं, और उस स्टार को फिर डेड स्टार माना जाएगा. ठीक है, सो बिफोर एक्चुअली डाइंग, जैसे यू मस्ट हैव सीन कैंडल हो गया या दिया होगा या लालटेन हो गया, जब उसकी फ्यूल खत्म होने रहती है तो देखो सडन बड़ा हो जाता है उसका जो जो दिया की जो बाती होती है वो एकदम काफी बड़ी हो जाती है. ठीक है, तो वो एकदम रेड जायंट जैसा लगता है. तो स्टार ऑल्सो जब मरने लगता है तो वो सडनली जो है एक्सपांड हो जाता है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि प्लैनेटरी नेबुला बनके वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट होता है. तो वाइट ड्वार्फ स्टार बेसिकली डेड स्टार है. ठीक है, डेड स्टार जिसके अंदर कोई फ्यूजन रिएक्शन हो नहीं रहा है. ठीक है, तो मरता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया से गायब हो जाता है. ठीक है, वो रहेगा लेकिन उसके अंदर अब कोई रिएक्शन नहीं होगा, अब वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा. समझ में आया? यही है साइकिल. तो नेबुला से वो स्टार्ट होता है और ये व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है. ऑन दी अदर हैंड जो स्टार्स काफी बड़े होते हैं, ठीक है, जो स्टार्स काफी बड़े होते हैं, तो यहाँ पे रेड जाइंट है तो यहाँ पे रेड सुपर जाइंट हो जाएगा.
ठीक है। वहाँ पे फिर सुपरनोवा, सुपरनोवा बेसिकली एक बड़ा सा धमाका जैसा नहीं बोल सकते उसको, बट एकदम सडनली वो बड़ा ग्लो करेगा और फिर बाद में वो कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे इसके दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल बन जाएगा, या दूसरा जो न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार एज वी नो ना कि एलिमेंट एटम्स में क्या क्या इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार पूरा न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन से भरा हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो है हमारा सन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल का प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ, उसके पहले देख लेते हैं सन क्या है। कि सन एक छोटा स्टार है, लो मास है, ठीक है, और इतने लो मास में ये वाला जो स्टार वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, ब्लैक होल नहीं बनेगा। द स्टार विच हैव गॉट अ वेरी हाई मास, ठीक है, दैट कैन फॉर्म अ ब्लैक होल। सो इन द केस ऑफ सन, सन कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, अब थोड़ा ब्लैक होल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। एम्फेसिस हमारा ब्लैक होल पे होना चाहिए क्योंकि लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो व्हाट आर ब्लैक होल्स, ठीक है, ये बेसिकली जो है दिस 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 थियरी वाज गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला था कि ब्लैक होल नाम का कोई चीज होता है। ये कब बताया था, 1915 में, यानी कि अभी से करीब करीब 100 साल पहले इसने इस थियरी के बारे में डिस्कस कर दिया था। थियरी ऑफ स्पेशल, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उस कॉन्टेक्स्ट में बताया था ब्लैक होल कुछ होता है। देखो ब्लैक होल लास्ट ईयर 2019 में ब्लैक होल का फोटो लिया गया, ठीक है, यानी कि इसके पहले ब्लैक होल हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, लास्ट ईयर फोटो लिया गया है, ठीक है। एंड इसका टाइमलाइन मैं बताता हूँ। 2016 में, इन 2016 एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ठीक है, उस सेटअप का नाम था लीगो, लेजर ऑब्जर्वे इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो लीगो नाम का सेटअप था, एक ऑब्जर्वेटरी बॉडी था अर्थ के ऊपर ही। तो 2016 में उसने ब्लैक होल के मर्जर से जो ग्रेविटेशनल वेव निकलती है, तो देखो ये मान लीजिए ये ब्लैक होल है, ये दूसरा ब्लैक होल है, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है कि जो मर्ज हो जाते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलते हैं। अब इमेजिन करो कि आपने पॉन्ड में, ठीक है, एक पत्थर मारा, पॉन्ड में पत्थर मारा, तो रिपल्स वगैरह निकलता है ना वहां से, या सुनो रिपल्स वगैरह निकलता है। उसी तरह से जब दो ब्लैक होल मर्ज होते हैं, ठीक है, तो दो ब्लैक होल के मर्ज होने की वजह से जो रिपल, जो वेव निकलते हैं वो ग्रेविटेशनल वेव है, ठीक है। और अर्थ अपना यहाँ पे, ठीक है, तो वो ग्रेविटेशनल वेव जो है, ग्रेविटेशनल वेव अर्थ की तरफ आया, ठीक है, अर्थ की तरफ आया, अर्थ को हिट करके गया, ठीक है। और ग्रेविटेशनल वेव, तो इनिशियली साइंटिस्ट वगैरह काफी पजल रहते थे कि भाई ये किस तरह का वेव है जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने इस चीज को समझने के लिए ये ऑब्जर्वेटरी बॉडी लगाया, ठीक है, ऑब्जर्व, ये इंस्ट्रूमेंट समझो, अर्थ के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया, लीगो उसका नाम दिया गया, ठीक है। तो उसने ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया, ठीक है, ये, और फिर यहाँ से कन्फर्म हो गया कि ब्लैक होल 100 साल पहले जो आइंस्टाइन ने बताया था वो सच में है। यानी कि आइंस्टाइन का दिमाग देखो, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला दिमाग था, उसने देखा भी नहीं, इंस्ट्रूमेंट उस जमाने में था ही नहीं, ठीक है, और फिर भी उसने ये बता दिया कि भाई ब्लैक होल नाम का स्पेस में कुछ है, ठीक है। तो इंसान का सोच देखो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, और हमसे एक छोटा सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखो ये वो भी इंसान ही था, हम भी इंसान है, वो साइंटिस्ट था तो क्या हो गया, हम एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, और हमें साइंटिस्ट बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम साइंटिस्ट बन गए तो जो एडमिनिस्ट्रेटर बन नहीं पाएंगे। तो साइंटिस्ट को बहुत नॉलेज की जरूरत चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटर को एक बेयर मिनिमम नॉलेज के साथ चल जाता है। सो 2016 में लीगो सेटअप किया गया, उससे क्या पता चला, ग्रेविटेशनल वेव को हमने डिटेक्ट किया, ठीक है, और कंफर्म किया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्लैक होल। इन 2019 we took the photo, we took the first photo of the black hole, ठीक है, फोटो लिया गया, और देखते हैं ये है क्या फोटो उसका, ये मैं बता रहा हूँ, अभी है आगे है शायद फोटो एक, हाँ ये देखो ये वाला फोटो है, फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल, ठीक है, ये फोटो लिया गया। चलो मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। एंड तो 1915
में अगर हम पीछे जाते हैं 100 साल पहले, तो 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल का कुछ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बता के गए थे। बट ये टर्म इन्होंने, ये ब्लैक होल एज अ टर्म इन्होंने नहीं दिया था। ब्लैक होल का जो टर्म है वो मिड 1960s में अमेरिकन फिजिस्ट जॉन आर्कीबाल्ड व्हीलर ही गेव द टर्म। ठीक है, तो थियरी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बता के गए, और वो जो टर्म है ब्लैक होल का टर्म वो आर्कीबाल्ड व्हीलर इन्होंने दिए, वहां से फेमस होने लगा ये तो टर्म। सर नाम ये जॉन आर्कीबाल्ड ने दिया, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो उसको नाम क्या दिया? उसका कुछ प्रॉपर नाम नहीं दिया। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में एक ऐसा रीजन है जिसकी अच्छा। बहुत ज्यादा, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा ग्रेविटी है कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। तो ये बता के गए कि इस उसके कैरेक्टरिस्टिक बता के चले गए। ठीक है, और ओके उनको सर। ही हिमसेल्फ हैड नो आइडिया कि वो ब्लैक कलर का दिखता है या व्हाइट कलर का दिखता है, ऐसा कुछ बोले नहीं। ठीक है, बट उन्होंने बताया कि देयर इज certain region in the space which have got a very high density, which have got a very high gravity, and the gravity is so high that even light will not escape out of it. So there is some region in the space. ठीक है, ये बता के गए थे, ये उनका थियरी में ये बताया था उन्होंने। ठीक है, और ये जो टर्म है ब्लैक होल नाम का टर्म, ठीक है, ये इन्होंने आर्कीबाल्ड व्हीलर ने दिया था। ठीक है, so what is black hole? Basically it refers to the point in the space where the matter is so compressed that the density is very high, the gravity is very high, and even light cannot escape. तो लाइट कब एस्केप होगा? एस्केप का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ से आपने जो है लाइट छोड़ा, यू रिलीज द लाइट टुवर्ड्स द ब्लैक होल, तो so matters like let us say solid, liquid, ठीक है, गैस, सब पे जो है ग्रेविटी काम करता है ना, ग्रेविटी काम करेगा, और उस चीज को ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो ये सारी चीजें जो है रहेगी। लाइट के ऊपर भी ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, लाइट के ऊपर भी ग्रेविटी काम करती है, यानी कि लाइट भी ग्रेविटी से बेंड हो सकती है। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए इसकी ग्रेविटी काफी कम है, तो लाइट आया और वापस से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि लाइट आया और रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाया, इट कुडंट रिफ्लेक्ट ओनली। ठीक है, इसको कैप्चर करके रख लिया। तो आप किसी चीज को देखते हो, ठीक है, अंधेरे में, एकदम अंधेरे में हो आप, और लाइट चालू नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सब डार्क ही दिखता है ना। ठीक है, अब लाइट चालू किया आपने, व्हेन यू पुट ऑन द लाइट, तो हर एक ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए आपको दिख रहा है। आर यू गेटिंग दिस? यानी कि वो ऑब्जेक्ट पहले है वहां पे, लेकिन आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक तो है, सर ये लाइट ऑब्जर्व भी कर लेता है मतलब? हाँ हाँ। तो अभी मान लीजिए मान लो कि लाइट आपने छोड़ा, ठीक है, और लाइट वहां से रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। जब वहां से लाइट ही रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि वो आपको डार्क ही दिखेगा ना, अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, आपको अंधेरा यस सर। दिखेगा, एकदम डार्क दिखेगा, इसीलिए इसका नाम ब्लैक होल दिया गया। Since even the light cannot escape out of it, that is why it cannot be seen, and so is the name black hole. ठीक है, तो यहाँ पे दो सैटेलाइट है, एक इलीजा, ठीक है, इलीजा जो है इवॉल्व्ड लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ठीक है, ये सैटेलाइट है जो आसमान में छोड़ा गया उसको स्टडी करने के लिए, ये भी 2016 में छोड़ा गया था। ठीक है, और एक इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थ के ऊपर ही है, ये, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है लीगो, ये भी अर्थ के ऊपर 2016 में सेटअप किया गया था। तो इन दोनों की मदद से, एक सैटेलाइट जिसका नाम है एलिजा और एक ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है लीगो, इन दोनों की मदद से हम लोग ब्लैक होल के बारे में, ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में हम लोग और अच्छे से समझ पाए। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, यस अब सर। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2 हफ्ते पहले जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ 4 अक्टूबर को, ठीक है, उसके अंदर एलिजा का क्वेश्चन था, एलिजा, ठीक है, इवॉल्व लेजर इंफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ठीक है, एलिजा का क्वेश्चन था, और ये सैटेलाइट है ना बेसिकली, तो मैंने बताया था ना स्पेस टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक में मैं डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे मैं तो खाली एक रेफरेंस दे रहा हूँ सैटेलाइट वगैरह के बारे में, ये डिटेल में भी पढ़ाया ही नहीं है। सैटेलाइट में डिटेल में
स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा दूंगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन जो एलिजा वाला क्वेश्चन आया था, और ये मार्च के महीने में मैंने स्टूडेंट लोग को पढ़ाया था जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुझसे पढ़े थे, ठीक है। और ये 2016 का करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो 2016 में पूछना चाहिए था ना यूपीएससी को। तो यस, ये 2016 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया, ठीक है। तो तो बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे, 4 साल 5 साल पुराना करंट अफेयर कौन पढ़ेगा, ठीक है, कोई नहीं पढ़ता। लेकिन आप कम से कम 4 साल 5 साल पुराना क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, इसीलिए मैं जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ क्वेश्चन करवा देता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाया क्वेश्चन करवा, उसके रिलेटेड जो भी है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन से दूर मत भागना, आपकी भलाई के लिए है। तो संडे के दिन जो पिछले 2 हफ्ते पहले जो एग्जाम हुआ, स्टूडेंट ने क्वेश्चन देखा और फटाक से मतलब उनको लगा अरे हाँ ये तो मैंने क्लासरूम में ही पढ़ाया है, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। बट आइडियली ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन भी रहे आप सॉल्व कर सकें। चलिए, ब्लैक होल पे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लीज डू दिस। चलो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, everyone should answer and no one should give the wrong answer. Okay, so the a black hole is a body in space which does not allow any radiation to come out. This light radiation मतलब light भी एक radiation ही हुआ ना, electromagnetic radiation, ठीक है। light भी एक तरह का radiation है। To come out, this property is due to very small size, wrong, very large size, wrong, very high density, yes, very low density, no. तो आइडियली आंसर में क्या होना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए था, है ना। ग्रेविटी शुड बी द करेक्ट वर्ड ओवर हियर, बट ठीक है, इस 4 ऑप्शन के बीच में से ही हम लोग को ढूंढना है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ब्लैक होल एक ऐसा देख लिया हम लोगों ने। अब ब्लैक होल, 2 ब्लैक होल मर्ज भी होता है, ठीक है। तो आप इस सीक्वेंस को देखो कि ब्लैक होल जब मर्ज होते हैं, आप लोगों ने रेसलिंग देखा हो ना, कुश्ती, कुश्ती में क्या होता है कि एक दो रेसलर्स होते हैं, तो सीधा जाके भिड़ नहीं जाते ना, ठीक है। वो इसके अराउंड चक्कर काटेगा, वो इसके अराउंड चक्कर काटेगा, फिर क्या होगा, दोनों थोड़ा सा और नजदीक आएंगे, ठीक है, और नजदीक आएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे और नजदीक आएंगे, ठीक है, और फिर तब भिड़ जाएंगे। आ रहा समझ में। उसी तरह से ये ब्लैक होल, जब 2 ब्लैक होल जब मर्ज होते हैं तो वैसे ही होता है कि दे रिवॉल्व अराउंड इच। ऐसा नहीं कि आए और सीधा सीधा गाड़ी के जैसा ठोक दिए एक दूसरे को, तो ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के अराउंड सर्कल करेगा, ठीक है, ठीक है। तो एंड धीरे धीरे सब्सिक्वेंट मैनर में, ठीक है, वो एक दूसरे के पास आएगा एंड देन मर्ज, ठीक है। अब ये मर्ज कर गया, तो ये कैन सी ये जो है यहाँ पे जो लाइनिंग्स वगैरह दिख रहे हैं, तो ये सब क्या है, बेसिकली दी ग्रेविटेशनल वेव। फिर ग्रेविटेशनल वेव जो है ट्रैवल करेगा और वो जितना जो भी ग्रेविटेशनल वेव रहेगा पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करता रहेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ब्लैक होल मर्ज होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल वेव है मर्जर की वजह से, ठीक है, वो अर्थ की तरफ भी आता है और अर्थ को क्रॉस करके जाता है। यानी कि अभी भी कोई ना कोई ब्लैक होल जो है मर्ज करके उसका हेलो स्टूडेंट, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। एक मिनट। हेलो हेलो। यस सर।
1 मिनट, ये ईयरफोन निकल गया मेरा गलती से। चलो, let us proceed now. So please, if you can see the question, please solve it. सर Simple question. सर एक डाउट था। Yes. सर जब दो दो ब्लैक होल वो मर्ज होता है तब कुछ एक्सप्लोजन होता है या फिर ऐसे ही नॉर्मल? No, there is no explosion as such. एक्सप्लोड कब होगा? जब वो वोलेटाइल होगा ना, जैसे बॉम्ब जैसा रहेगा, तो उसके अंदर कुछ वोलेटाइल मटेरियल होना चाहिए। ओवर हियर व्हाट इज देयर कि ग्रेविटी इज सो हाई, ठीक है, ग्रेविटी इतना ज्यादा है दोनों का कि एक ये जो है ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो सर वो दोनों अगर ग्रेविटी, तो फिर सर एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ रिपेल भी हो सकते हैं, वैसा कुछ होगा क्या? नो 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 नो, यहाँ पे इट इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू पोलैरिटी के एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल अगर मिलते हैं तो रिपेल करेगा, ऐसा नहीं है। ग्रेविटी ही है, ग्रेविटी में देयर इज नो एंटी ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। तो ओके ग्रेविटी सर। का एक ही पोलैरिटी होता है, ठीक है। जैसे कि इट इज नॉट लाइक अ चार्ज कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट, ओके। चलो ओके। Excuse me, ये sir. से कौन, अच्छा यस मिस तन्वी। Sir, अब जैसे you told कि it will hit the earth, तो उससे earth पे कोई effect नहीं आती है because it is very high dimension. तो earth पे earth पे effect नहीं होती है। नहीं, उतना उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं होता, बट यस जो अर्थ के आसपास में जो सैटेलाइट है ना, ठीक है, सैटेलाइट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। सैटेलाइट तो उनको उस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो ग्रेविटेशनल वेव से कुछ खास फर्क ना पड़े, ठीक है। अर्थ के अराउंड हमारा ये है ना मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है, तो वो इन सब चीजों का ख्याल रख लेते हैं, तो नेचुरली हम प्रोटेक्टेड हैं। जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो थोड़ा सा अनप्रोटेक्टेड हो जाता है अगर डायरेक्टली छोड़ देंगे, तो उसमें काफी सारे जो है प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली जो है डिजाइन किया जाता है। सो सिंपल क्वेश्चन है ओवर हियर, स्टूडेंट ट्राई कीजिए। The question was, recently scientists observed the merger of a giant black hole billion of light years away from the earth, ठीक है। What is the significance of this observation? Observe, ठीक है। So basically ये क्वेश्चन 2019 में आया था, क्योंकि मैंने बताया था ना कि फोटो लिया गया था, ठीक है, फर्स्ट फोटो ऑफ द ब्लैक होल वाज टेकन एंड न्यूज में था। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी न्यूज थी स्पेस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, ये सवाल बनना जाहिर सी था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ये व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन? हिग्स बोसॉन पार्टिकल नहीं, इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, ये मैं साइंस एंड टेक में पढ़ाऊंगा। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल, ठीक है, ये सब बकवास, ये सब है होता है, वर्म होल क्या होता है, लेकिन ये सब यहाँ पे अभी जरूरत है ही नहीं, कभी सवाल पूछेंगे हम। इट एनेबल द साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी, याद है ये वर्ड कुछ? सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी क्या है? पॉइंट ऑफ बिग सिंगुलैरिटी बिग बैंग में था सर। एग्जैक्टली, बिग बैंग थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा था, और याद है इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था, Yes, ठीक sir. है। और और question हाँ, इसके रिलेटेड आई थिंक 2017 या हाँ शायद 2017 में क्वेश्चन आया था सिंगुलैरिटी के ऊपर, तो ये भी नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव्स वाज डिटेक्टेड, ठीक है, ब्लैक होल की मर्जर की वजह से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो सब लोगों ने सही आंसर दिया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल, तो ये देखिए, ये जो है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली एक टेलीस्कोप ने, इवेंट होराइजन नाम था उसका, ठीक है, उसकी मदद से ये ब्लैक होल का फोटो लिया गया। तो इट इज लाइक नॉट अ नॉर्मल कैमरा कि बस वो, ठीक है, मोबाइल उठाए और जो है फटाफट जो है ब्लैक होल के साथ सेल्फी निकल के आ गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे सैटेलाइट, तो इट इज नॉट वन सैटेलाइट, कॉन्स्टेलेशन ऑफ वेरियस सैटेलाइट, ठीक है। बहुत सारे सैटेलाइट ने
मिल के, ठीक है, एक फोटो तैयार किया है, बहुत सारे सैटेलाइट ने मिल के। समझ में आ रहा है? तो इट इज नॉट, और इन सैटेलाइट पे एक स्पेशल टाइप का कैमरा लगा गया था, ठीक है, और उनकी मदद से ये जो है फोटो लिया गया। अब ये देखो, ये ब्लैक होल कितना दूर था। दिस ब्लैक होल was million 53 million light years away from the earth. 53 million light years away. My God, this was too far. इतना दूर है कि कैमरे का सोचो वो रेंज कितना हाई होगा, ठीक है। ऐसे कैमरे से सेल्फी लेंगे तो मजा आएगा, है कि नहीं? यस, क्रिस्टल क्लैरिटी, ठीक है। हमारे चेहरे पे जो बैक्टीरिया घूम रहे हैं ना, वो भी दिख जाएंगे। यस, तो Yes, sir. यस, तो बेसिकली विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लैक होल, ये कहाँ पे था, ये सब क्या याद करने की जरूरत नहीं है कि ये मेजियर 87 गैलेक्सी जो है वहाँ पे था, वो सब का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की प्रोजेक्ट की वजह से हुआ। इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन क्या है? सो दिस इज अ रीजन इन द स्पेस बियॉन्ड द ब्लैक होल, ठीक है। इट इज अ रीजन इन द स्पेस बियॉन्ड द ब्लैक होल, and it is that point where point of no return, it means what? मान लो this is black hole, ठीक है, this is black hole, and ये black hole का gravitational influence इतना ज्यादा है। सर मतलब ठीक एक है? बार गया तो फिर वापस नहीं आएगा वैसा? एग्जैक्टली। अब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो तो आप सेफ साइड में हो, लेकिन आप जैसे यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, यहाँ से पहुंच गए मतलब गए भाई, आप रिटर्न नहीं आ सकते। इस पॉइंट से तो रिटर्न आ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट ए से रिटर्न आ भी जाओगे, पॉइंट बी पे अगर चले गए तो देयर इज नो रिटर्निंग बैक सिचुएशन, वो अपनी तरफ खींच ही लेगा आपको, ठीक है। तो इवेंट होराइजन ये जो है ना, ये जो आउटर सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है, दिस इज अ इवेंट होराइजन। नेचुरली इसको इवेंट होराइजन बोलते हैं, और इवेंट होराइजन नाम का टेलीस्कोप भी हम लोग ने बना दिया। टेलीस्कोप बनाया, उसका नाम दे दिया इवेंट होराइजन। So so Event Horizon Telescope, of course, it was very far off from that of the actual Event Horizon. So that वरना पता क्या होता है कि हम फोटो लेने के चक्कर में हमारा सैटेलाइट उधर गया और सैटेलाइट ही ब्लैक होल में घुस गया, ठीक है। सो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इवेंट होराइजन समझ में आया और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये देखिए 8 रेडियो टेलीस्कोप की मदद से फोटो लिया गया था। 8 कैमरे ने मिलकर जो है फोटो लिया, ठीक है, और वो भी काफी ब्लर इमेज था। तो ठीक है, अभी नया इन्वेंशन है, तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, और ठीक है, डेफिनेटली इन द कमिंग ईयर्स बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगी। लास्टली एक जस्ट एक पेज है with respect to the important satellite, ठीक है, with respect to the important satellite over here there is a one chart, और ये जो important satellites है वो सब क्लास में सैटेलाइट वाला जो चैप्टर स्पेस टेक्नोलॉजी वाला उसमें मैं करा दूंगा, ठीक है। सो विद रेस्पेक्ट टू द प्लैनेट्स, मून, सन, एस्टेरॉइड, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट भेजा है, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, यहाँ तक तो प्लैनेट हो गया। प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। मून, सन, एस्टेरॉइड, स्पेस, सब पे जो है हम लोग सैटेलाइट भेज चुके हैं। और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि हम लोगों ने मून पे एक 2 सैटेलाइट भेजा, ठीक है, और सन पे, ठीक है, जैसे मून पे हमारा चंद्रयान, ठीक है, सन के ऊपर हम भेजने वाले हैं, ये प्रपोज्ड प्लान है। आदित्य L1, ये याद है मैंने बताया था ना, लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, सन को हाँ स्टडी सर। करने के लिए भेजने वाले, प्रपोज्ड है, अभी भेजा नहीं है। एंड बाकी जो है हमारा ये मार्स के ऊपर हम लोग ने मॉम को भेजा है, ठीक है, मॉम, मार्स ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटल मिशन इंडिया का प्रोजेक्ट, मंगलयान। तो 3 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट में से एक सक्सेसफुल रहा, चंद्रयान 2 क्रैश हो गया, और आदित्य L1 प्रपोज्ड है, वो होगा। एंड फर्दर हम लोग स्पेस में ये भेजने वाले हैं, ISS, इंडियन स्पेस स्टेशन। तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
अपना इंडिया का खुद का नहीं है, तो हम लोग इंडियन स्पेस स्टेशन भी भेजेंगे, यानी स्पेस में रह के साइंटिस्ट जो है अपना रिसर्च वगैरह जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये देखो, मर्क्यूरी में फिलहाल जो एक सैटेलाइट भेजा था वो भी 1970s में शायद, और 2015 में एक क्रैश हो गया, यानी कि मर्क्यूरी में फिलहाल एक भी सैटेलाइट नहीं है। जो भी पढ़ना था वैसे स्टडी तो कर चुके सब। वीनस के ऊपर 2 सैटेलाइट भेजा गया था 75 में, यानी कि ये अमेरिका का था और ये रशिया का था। और जो है अभी फिलहाल एक है, ठीक है, ये वेनेरा ये तो गया, ठीक है, अकाट्सुकी अभी भी है वहाँ पे, 2015 में भेजा गया था, अभी है। अर्थ के आसपास में देखो 2271 एक्टिव सैटेलाइट है, यानी कि बहुत सारे सैटेलाइट जो है इनएक्टिव सैटेलाइट भी है। तो एक तरह से अर्थ के आसपास में एकदम कचरा जमा रखा है हमारे। ये देखो लड्डू देखा होगा ना, लड्डू के आजू बाजू मक्खी को देखा है आपने? ठीक है, मिट्टी जो उसके आजू बाजू घूमती रहती है, ठीक है, अर्थ का हालत वैसी हो गया है। ठीक है, अर्थ एक लड्डू जैसा है और आजू बाजू में जो मक्खी है वो सैटेलाइट है। इमेजिन कर सकते हो? ठीक है, ये सब चीज तो फटाफट इमेजिनेशन हो जाती है। ये सुनो, तो बेसिकली इतना भंगार जमा हो रहा है ना अर्थ के आजू बाजू में, ठीक है, कि आने वाले दिनों में एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को ठोकेगा। जैसे यहाँ पे एक रिक्शा वाला दूसरे रिक्शे वाले को ठोकता है ना, ठीक है, वैसे ही स्पेस में Yes, sir. सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट को ठोकते ठोकते चलेगा। तो एकदम और इस चीज को और सत्यानाश करने के लिए अमेज़न आया हुआ है। ठीक है, अमेज़न अभी मालूम है, अमेज़न जो है ये घर घर को डिलीवरी जो प्रोडक्ट वगैरह बेचता है, उसके साथ साथ अभी वो इंटरनेट में भी आ रहा है। इंटरनेट, स्पेस इंटरनेट। तो अभी जैसे आपके घर पे इंटरनेट कैसे आता है, जैसे मोबाइल में इंटरनेट कहाँ से आता है? टावर से। ठीक है, बाद में ये जो ये वाईफाई होता है उसमें केबल से आता है। ठीक है, तो 2 है फिलहाल। अभी आने वाले दिनों में जो क्या होगा कि मोबाइल टावर का खर्चा होता है और ये जो केबल है, केबल वायर लगाने का खर्चा होता है। तो आने वाले दिनों में क्या है कि अर्थ के ऊपर सैटेलाइट जो है, इतना सारा सैटेलाइट छोड़ा जाएगा और ये सब सैटेलाइट आपको डायरेक्टली जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आया समझ में? सैटेलाइट प्रोवाइड करेंगे। और अमेज़न, ठीक है, अमेज़न अब इस सैटेलाइट प्रोजेक्ट में उतर चुका है। ठीक है, उनका प्रोग्राम वगैरह चालू है। तो कुछ सालों में, जो कुछ साल नहीं, आई थिंक बहुत जल्दी ये लोग जो है इंटरनेट स्पेस से हम लोग को देंगे। ठीक है, और दूसरा उसका नाम क्या है? एलन मस्क सुना होगा ना आपने? टेस्ला मोटर्स का मालिक। Yes, sir. हाँ, तो एलन मस्क उसने भी स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हाँ स्पेस, हाँ ये स्पेस एक्स नाम का प्रोजेक्ट चालू किया है। अब ये क्या है? ये भी इंटरनेट स्पेस देने वाला है, इंटरनेट स्पेस इंटरनेट देने वाला है ये भी। तो ये ट्रायल पर्पस पे ये भेजा। तो ये भी तो एक अमेज़न हो गया और ये जो है एक टेस्ला, ये जो अमेज़न, ये जो एलन मस्क, ठीक है, ये दोनों जो है अभी क्या करने वाले, इन्होंने प्रपोज किया कि करीब 2000 सैटेलाइट ये लोग इन्होंने छोड़ने वाले। 2000, ऑलरेडी 2200 है। 2000 यानी कि छोटे छोटे बहुत सारे सैटेलाइट आसमान में भेजने वाले हैं, पूरा कचरा पट्टी करेंगे अपने। तो आपको आसमान में है ना सब सैटेलाइट आजू बाजू में घूमते हुए नजर मिलेंगे, ठीक है, कुछ साल में। ठीक है, और होगा उसमें से एक आध है ना गिर भी जाएगा नीचे। ठीक है, आपके घर के आजू बाजू में मजा फिर आएगा अंबानी का भी आएगा, जियो। अरे सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। अंबानी तो वो इसरो को ही खरीद लेगा। वो अंबानी का बस चले ना, इसरो को खरीद लेगा। और ये जो है मोदी का बस चले तो इसरो को बेच देगा अंबानी के हाथ में। अब बोले कि इसरो जो है अब लॉस मेकिंग कंपनी हो गया है, ठीक है, तो इसको प्राइवेटाइज कर देते हैं। ठीक है, और अब बहाना क्या बताएंगे ये लोग कि अब इसरो जो है बहुत लॉस मेकिंग कंपनी है, चंद्रयान छोड़ा उन्होंने, लॉस हो गया, बर्बाद कर दिया पैसा, बना रहे थे, फेल हो गया, ये वो सब। हाँ ये सब लॉस दिखा के, ठीक है, उसको प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है, और कैन यू इमेजिन, मतलब हम लोग इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि सरकार जो है इस लॉस मेकिंग कंपनी को किनके हाथ में बेच रहा है? प्राइवेट कंपनी के हाथ में। और प्राइवेट कंपनी क्या बेवकूफ बैठा है क्या कि वो एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदेगा? हाँ, प्राइवेट कंपनी को
सर कितना वो अपना लॉस थोड़ी ना करेगा। एग्जैक्टली प्राइवेट कंपनी अपना प्राइवेट पैसा जमा करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, वो थोड़ी ना सरकार का लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद के फिर उसको कल्याण समाज सुधारक में जो है उसका इस्तेमाल करेगा। तो ये पॉलिटिशियन को लगता है कि सिटीजन जो है बेवकूफ़ है, ठीक है, उसको कुछ भी समझा तो समझ जाएगा, बस छोटा सा एक टेम्पल बना के दे दो, पब्लिक खुश। यस और नो? अरे मॉडर्न टेम्पल चाहिए, मॉडर्न टेम्पल, एजुकेशन, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बॉम्बे के रास्ते कितने खराब है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम कितना खराब है, वर्ल्ड का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और एक इंटरनेशनल सिटी माना जाता है बॉम्बे को। बॉम्बे की झोपड़पट्टी का हालत देखो क्या है। तो ये सब करना चाहिए, और ये सब कहाँ इन सब चीज़ों में लगे पॉलिटिशियन। ये सब चीज़ डेवलपमेंट वाला काम करने से वोट बैंक नहीं मिलता है ना, इसीलिए इनको थोड़ा ये पॉलिटिक्स में रिलीजन को लाना पड़ता है। खैर जो भी है इनकी बात है, ठीक है। तो आप कुछ भी कर लो भाई, मुकेश अंबानी का ही इंटरनेट यूज करोगे आप लोग। हाँ सर, जियो सर स्पेस में भी है सर, झंडा लगा देगा, लाल झंडा अच्छा रहेगा। वही लाल झंडा, अभी उसका नाम का एक झंडा भी बनेगा, अब अपने नाम से एक कंट्री भी बना लेगा वो धीरे धीरे। खैर जाने दो, ठीक है। सो आप लोग बिना जलन के कुछ नहीं कर पाओगे। यू कैन ओनली फील जेलिसी विद मुकेश अंबानी, क्योंकि उसने अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दिया, आपके हाथ में नहीं। सो जाने दो, आप अपना मेहनत से खुद कमाना एंड अपना डेस्टिनी खुद बनाना। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में ओवर हियर आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दिस ये सैटेलाइट के बारे में, बेसिक वर्किंग ऑफ सैटेलाइट्स एंड ऑल ऑफ कोर्स। और उसके बाद में इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जैसे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा ताकि कोई भी क्वेश्चन वगैरह आएगा आपसे हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू द मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये भी सैटेलाइट है, ठीक है। देन विद रिस्पेक्ट टू चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ये भी समझाने वाला हो। फिर ये चंद्रयान 2 फेल क्यों हो गया, फिर गगनयान क्या है, ठीक है, और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और इंडियन स्पेस स्टेशन क्या है, ये भी बताऊंगा। और विद रिस्पेक्ट टू सन का तो मिशन बताया था ना, आदित्य L1, ठीक है, वो थोड़ा एक रिपीटेशन हो जाएगा। एंड ये मैं क्या बताना चाहता था, LIGO, यस, लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो इसके बारे में ऑफ कोर्स डिटेल में बताने वाला हूँ। ये आप देख रहे हो ना ये फोटो को, तो किस तरह से एल शेप में है ये फोटो। एक्चुअली में ये इंस्ट्रूमेंट वैसे ही बनाया गया है, एल शेप में ही है, ठीक है। और फिर इलीजा, तो ये आया था, ये इस बार के प्रीलिम्स में यही सवाल आया था। तो क्वेश्चन में था कि अच्छे से मस्त डिस्क्राइब किया गया था कि 3 सैटेलाइट का एक सेटअप है और ये 3 सैटेलाइट एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। देखो किसने घुमा के पूछा, ठीक है, इज्जत में नहीं पूछते यूपीएससी वाले। तो 3 सैटेलाइट है और 3 सैटेलाइट जो है, 3 सैटेलाइट का एक इंस्ट्रूमेंट एक सेटअप होने वाला है, ठीक है। और वो तीनों सैटेलाइट जो है एक ट्रायंगल बनाएंगे और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और तीनों सैटेलाइट एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। तब घुमा फिरा के पूछा, लेकिन मैंने वो पॉइंट लिख भी दिया था, एलिजा हैव अ सेट ऑफ 3 स्पेसक्राफ्ट फॉर्मिंग अ नियरली इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। और कितना किलोमीटर दूर रहेगा वो सब जरूरत नहीं है, बट इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल ही होता है ना सारे साइड, ठीक है, ये तो लॉजिक है। इसके ऊपर सवाल आ गया था। तो ये बेसिकली है कि मैं क्वेश्चन मेरा टॉपिक पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि भाई एग्जाम में आ जाए तो भाई बस अफसोस नहीं होना चाहिए कि भाई ये रह गया, ये नहीं किया, ये कर लेना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें, क्लासरूम का लेक्चर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के प्लस मेंस के प्लस करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें मिला के फिर ये तैयारी होती है, तब जाके एग्ज़ाम क्लियर होता है। और इसीलिए यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने वालों की इज्जत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें बहुत दिमाग का दही हो चुका होता है तब ये एग्ज़ाम को स्टडी करते करते, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई उनमें एक पेशेंस जनरेट हो जाती है, ठीक है। एंड it is for that reason that those who get selected have got the highest respect in this country,
and that is what we are also aiming for. So here our chapter ends. ठीक है. In the next class, what I am going to start off with is, मैं बता देता हूँ, अभी चालू नहीं करूँगा. ये जियोमॉर्फोलॉजी हमारा अगला चैप्टर है. ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी में स्टार्ट करूँगा. तो आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या रहेगा. इसके अंदर अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. ऑफ कोर्स हमारा जो जनरल पैटर्न है, कुछ एक्चुअल में टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, तो पिछले 20 साल में जो है 13 क्वेश्चंस आ चुके हैं. एंड कुछ प्रीलिम्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मिला के ओवरऑल ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. तो एक ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए कि अर्थ के कॉम्पोजिशन के बारे में, सिस्मिक वेव्स, कुछ इंपॉर्टेंट थियोरीज है, मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स, रॉक, अंडरग्राउंड वाटर, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, ग्रेडेशन, वेदरिंग, ये सब टॉपिक में रहेगा. तो इट इज़ अ बिग चैप्टर, इट इज़ नॉट सो स्मॉल, इट इज़ अ बिग चैप्टर. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी रिसोर्सेज ये भी बता दूंगा कि 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी में चाहिए तो आप लोग स्टडी करके रख सकते हो. चैप्टर नंबर 3 to 7. 11th में 2 एनसीईआरटी ना, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा एनसीईआरटी है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट. तो ये वाले में करना है. फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 to 7 इज डेडिकेटेड फॉर दिस जियोमॉर्फोलॉजी. लेकिन सारे चैप्टर एक बार में मत पढ़ लेना. चैप्टर नंबर 3 चाहिए तो 3 and 4 पढ़ के रखना. फिर जीसी लियोन में तो बहुत चैप्टर है, 9 चैप्टर्स हैं. अगेन ये पूरा नहीं होगा तो कम से कम चैप्टर नंबर 2 and 3 पढ़ लेना. एंड ऑफ कोर्स क्लास नोट्स वगैरह तो हो गई. एंड प्लीज इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज कम विद द एटलास. ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलास अब से कैरी कीजिए हमेशा. कुछ ना कुछ मैं लैंड फॉर्म्स बता दूंगा और बोलूँगा फटाफट जो है एटलास ओपन करके उसको मार्क कर लो. एंड ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस का क्वेश्चन तो कराते ही रहूँगा. तो ये मेरा हिस्सा है, क्लास का नोट्स और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन. एटलास आप लोग जरूर लेके बैठिए और हो सके तो ये इनिशियल एक आध चैप्टर पढ़ के रखिए, ताकि जब मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा ये यहाँ से ये जियोमॉर्फोलॉजी वाला हिस्सा सिर्फ इतना है. ठीक है, इस पे एम्फसाइज करेंगे. ये एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स तो हम लोग ने कर दिया है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ भी नहीं, इस वाले हिस्से पे इंट्रोडक्शन के फॉर्म में. एंड आफ्टर दैट हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टार्ट कर देंगे. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक आइडिया दे दिया है कि हम लोग का नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, कैसे होगा. ठीक है. तो आप लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड रहिए और नेक्स्ट क्लास में फिर कनेक्ट कीजिए. ठीक है. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट. ठीक है. You all carry on with Thank you, your work, and if you have any doubts, definitely ask me in the coming class. ठीक है. Thank you. Thank you, sir.